अब हम लोग चौथा इवेंट देखेंगे जिसको बोलते हैं स्टेसिस। स्टेसिस वर्ड का मतलब ये होता है कि बेसिकली गाढ़ापन हो जाना, स्लगिश फ्लो। ठीक है, अब फ्लूइड बाहर ऊज आउट कर रहा है वैस्कुलर परमिएबिलिटी की वजह से। ठीक, तो वहां पे लोकली क्या हुआ, स्वेलिंग हो गई। ठीक, अब धीरे धीरे खून में से अगर मैं इंट्रास मतलब जो ब्लड वेसल के अंदर प्लाज्मा है उसको बाहर, प्लाज्मा फ्लूइड को बाहर निकालूंगा, तो एक तरह से जो बाकी सेल्स के कंपोनेंट्स है जैसे आरबीसीज हैं, आरबीसीज बाहर नहीं आ रहे क्योंकि उनका यूज नहीं है। तो एक तरह से देखोगे कि सेलुलर कंपोनेंट्स या आरबीसी लेवल इंक्रीज हो गया है, एज रिलेटिवली इंक्रीज हो जाएगा एज कम्पेयर टू प्लाज्मा फ्लूइड, क्योंकि मैंने प्लाज्मा फ्लूइड ही निकाल दिया। ठीक है, ब्लड वेसल के कंपार्टमेंट में से। तो इससे क्या होगा कि मान लो अगर ये मेरा ब्लड वेसल है, ठीक, और यहाँ पे ये आरबीसी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसमें से प्लाज्मा लॉस कर रहा हूँ या प्लाज्मा फ्लूइड निकाल रहा हूँ। ठीक, तो इससे क्या होगा कि आरबीसी कंसंट्रेटेड होने लग जाएगा। आरबीसी के नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आरबीसी की पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो गई है क्योंकि मैंने प्लाज्मा फ्लूइड निकाल दिया है। तो इस वजह से क्या होगा कि स्लगिश फ्लो होने लगेगा। ठीक, स्लगिश फ्लो होने लगेगा तो स्टेसिस होने लगेगा तो अल्टीमेटली क्या है कि हमें ये जो चार इवेंट्स हैं, वीजो कंस्ट्रिक्शन, वीजो डायलेशन, वैस्कुलर परमिबिलिटी, स्टेसिस। अब इसमें से अगर मैं ये पूछूं कि फर्स्ट इवेंट क्या था तो आप बोलेंगे वीजो कंस्ट्रिक्शन, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि हॉलमार्क साइन या ऐसा मेन फीचर बताओ इन चारों में से कि अगर हो रहा है देन यू श्योरली नो इट्स इन्फ्लेमेशन, तो वैस्कुलर परमिबिलिटी की जो इंक्रीमेंट हो रही है, दैट्स द हॉलमार्क फॉर इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अब हम लोग क्या करेंगे कि वैस्कुलर परमिबिलिटी अलग अलग मैकेनिज्म्स की वजह से, जो मैंने आपको समझाया था ना, एंडोथेलियल गैप्स के थ्रू जो प्लाज्मा फ्लूइड बाहर आ रही है, तो अब हम लोग अलग अलग मैकेनिज्म्स देख लेते हैं वैस्कुलर परमिबिलिटी को जो प्रमोट करती हैं या किस तरह से वैस्कुलर परमिबिलिटी इंक्रीज करती है। कुछ मैकेनिज्म्स हैं, उनको देख लेंगे तो हमारे वैस्कुलर इवेंट्स ये चार खत्म हो जाएंगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो वैस्कुलर इंक्रीमेंट हो रहा है वैस्कुलर परमिबिलिटी का, इसको यहाँ पे इनके मैकेनिज्म्स को देख लेते हैं एक बार। तो पहला मैकेनिज्म ये कहता है कि एंडोथेलियल गैप फॉर्मेशन, जिसकी मैंने बात की थी। तो एंडोथेलियल गैप फॉर्मेशन इज द मोस्ट कॉमन, ठीक, मैकेनिज्म, और इसी को हम लोग दूसरा नाम देते हैं कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिट्रैक्शन भी बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन या रिट्रैक्शन ब्लड वेसल का नहीं हो रहा है, एंडोथेलियल सेल का हो रहा है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक ब्लड वेसल बनाऊं, ठीक, ये मेरे एंडोथेलियल सेल्स हैं मान लो। ठीक, अब एंडोथेलियल सेल्स क्या करेंगी, कुछ इस तरह से, इस तरफ का दिखा रहा हूँ मैं, ये नॉर्मल साइड है और यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है मान लो। तो ब्लड, ये जो हमारा ब्लड वेसल के जो एंडोथेलियल सेल्स होंगे ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इंडिविजुअली कॉन्ट्रैक्ट जब करेंगे, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे तो बीच में गैप क्रिएट होगा, तो इसी को रिट्रैक्शन बोलते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ से हमारा प्लाज्मा फ्लूइड बाहर आ सकता है। ठीक है, तो ये हो क्यों रहा है, ये हो रहा है हमारा हिस्टामीन और सेरोटोनिन की वजह से। अब एक और सवाल आता है कि हिस्टामीन और सेरोटोनिन हमने कहाँ पढ़ा था, वेजोडाइलेशन में पढ़ा था। जो वैस्कुलर इवेंट नंबर 2 था वेजोडाइलेशन, वो हिस्टामीन सेरोटोनिन की वजह से हो रहा था। और यही हिस्टामीन सेरोटोनिन क्या कर रहा है, धीरे धीरे क्या करवाता है, एंडोथेलियल गैप फॉर्मेशन भी करवाता है, विच देन गोज फ्रॉम वेजोडाइलेशन, अगला इवेंट आ जाता है, वैस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब ये किस तरह से होता है क्रिएट, तो इसका जो ड्यूरेशन होता है ये ट्रांजिएंट होता है। पहली बात तो शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक है, क्योंकि लंबे समय तक खुला रहेगा तो बहुत ज़्यादा प्लाज्मा फ्लूइड ऊज आउट करेगा एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में, तो इसलिए ये ट्रांजिएंट होता है। और जो इसका रिस्पॉन्स होता है वो इमीडिएट होता है, मतलब हिस्टामीन और सेरोटोनिन एकदम से एंडोथेलियल गैप्स को बनाने लगते हैं, तो इमीडिएट हो गया और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या है,
दूसरा मैकेनिज्म एक और है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट एंडोथेलियल इंजरी या डैमेज। देखो फंडा क्या है, वैस्कुलर परमेबिलिटी का फंडा ये है कि हमें ब्लड वेसल के अंदर से प्लाज्मा फ्लूइड बाहर निकालना है, क्योंकि जो हमारे WBCs हैं, जो फाइटिंग सोल्जर्स हैं, वो सिर्फ हम बाहर नहीं निकाल सकते, उनको एक टैक्सी चाहिए जिसमें वो बाहर आ सकें बैठ के, ठीक है। तो वो है टैक्सी प्लाज्मा फ्लूइड। तो प्लाज्मा फ्लूइड ही लेके आएगी WBC, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफाज, मास्ट सेल, जो भी है। तो अंदर से बाहर आना है मुझे ब्लड वेसल के। तो एक तो ये हो गया कि एंडोथेलियल गैप फॉर्मेशन बना लिया, मैंने अपने डोर्स बना लिए। एक होता है डायरेक्ट एंडोथेलियल इंजरी, कि एंडोथेलियल सेल को ही इंजर करके बाहर निकलो। तो अगर मेरा ये फिर से वही ब्लड वेसल है और ये एंडोथेलियल सेल्स हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे इस एंडोथेलियल सेल को डैमेज कर दिया, यहाँ पे ये सेल गायब हो गया, तो मेरा जो फ्लूइड है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं इस मैकेनिज्म को जो फॉलो करते हैं। जैसे मान लो सनबर्न, ठीक है, आप 8 से 10 घंटे अगर सूरज में लेटे हो, ठीक है, जस्ट इन केस ऑफ, जैसे हम लोग जैसे बीच पे सन बेथ करते हैं, सन बाथिंग करते हैं, तो सनबर्न में क्या है कि 8 से 10 घंटे प्रोलॉन्ग्ड सन जो एक्सपोजर होगा। तो मान लो अगर ये मेरा सन है, इसकी रेज गिरेंगी, ठीक है, वो रेज क्या करेंगे, इसको डैमेज कर देंगे एंडोथेलियल को। तो इस तरह से भी हमारा क्या हो सकता है, इन्फ्लेमेशन प्रोग्रेस कर सकता है। इन्फ्लेमेशन मतलब वैस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। एक तो ये हो गया। और कहाँ देखने को मिलता है, और हमें ये सेप्सिस में देखने को मिलता है। सेप्सिस मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है ब्लड में, ठीक है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाला जो होगा वो इमीडिएट होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि सनबर्न वाला क्या है, डिलेड है, ठीक है। और सेप्सिस क्या है, इमीडिएट रिस्पॉन्स है और सस्टेन्ड रिस्पॉन्स है। इसीलिए हमें सेप्सिस को निकालने में बहुत टाइम लगता है। जो एंटीबायोटिक्स हम चलाते हैं टेक्स सम टाइम टू एलिमिनेट द बैक्टीरिया फ्रॉम द ब्लड कंपार्टमेंट या ब्लड वेसल कंपार्टमेंट, ठीक है। तो डिलेड ऑनसेट एंड प्रोलॉन्ग्ड रिस्पॉन्स, तो ये सनबर्न वाला एग्जांपल हो गया। डैमेज दोनों में हमारा एंडोथेलियल सेल हो रहा है। सेप्सिस में क्या है कि ब्लड के अंदर बैक्टीरियल कंपोनेंट्स हैं, वो एंडोथेलियल को डैमेज करेंगे और फिर एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो दोनों केसेस में हमारे क्या हो रहा है, एंडोथेलियल सेल्स डैमेज हो रहे हैं, तो डायरेक्ट एंडोथेलियल इंजरी हो रही है। इट्स वन ऑफ द मैकेनिज्म्स थ्रू विच देयर इज इंक्रीज इन वैस्कुलर परमिएबिलिटी। और दो चार मैकेनिज्म्स हैं, इन शॉर्ट डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन मेजर आपको मेन क्या याद रखना है, एंडोथेलियल गैप फॉर्मेशन। तो हमने दो डिस्कस कर लिया, एंडोथेलियल गैप फॉर्मेशन, डायरेक्ट एंडोथेलियल इंजरी, और तीसरा मैकेनिज्म है हमारा ल्यूकोसाइट मीडिएटेड इंजरी, ठीक है। ये सिंबल इंजरी का होता है। तो अब तीसरा मैकेनिज्म क्या है, ल्यूकोसाइट मीडिएटेड इंजरी। ये हमारे नाम में ही छिपा हुआ है, ल्यूकोसाइट मीडिएटेड इंजरी। ल्यूकोसाइट मतलब जो WBCs हैं, ठीक। ये WBCs कुछ एंजाइम्स रिलीज करेंगी, ठीक है। और इन्हीं एंजाइम्स के थ्रू क्या होगा, जो मैंने बताया था, मान लो ये ब्लड वेसल है, ये एंडोथेलियल लाइनिंग है, ठीक। तो एंडोथेलियल को डैमेज करेगी, एंडोथेलियल सेल्स को, और फिर क्या होगा, बाहर आएगा फ्लूइड, ठीक है। तो ये भी एक मैकेनिज्म हो गया। चौथा मैकेनिज्म और देख लेते हैं, ट्रांससाइटोसिस, ठीक है। ट्रांस मतलब माइग्रेट करना या थ्रू एंड थ्रू मूव करना, साइटोसिस मतलब सेल। तो बेसिकली इसका मतलब मीनिंग ही लिख देता हूं मैं। ट्रांससाइटोसिस का मतलब होता है थ्रू सेल, ठीक है। अब मान लो कि ये मेरा ब्लड वेसल है, ठीक, ये मेरा एंडोथेलियल सेल है। तो ट्रांससाइटोसिस का मैकेनिज्म जो होता है वो काम करता है कि अगर मान लो एंडोथेलियल सेल के थ्रू ही कुछ चैनल्स बन जाए, तो जो हमारा प्लाज्मा फ्लूइड है वो इसी चैनल से बाहर आ जाए। तो एक तरह से ये देखो कि ये एंडोथेलियल सेल के थ्रू मूव कर रहा है, तो प्लाज्मा फ्लूइड बाहर आ रहा है, तो WBCs, न्यूट्रोफिल्स, जो इंपॉर्टेंट चीज है हमें, वो हमारे एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में आ जाएगा, एंड दैट इज थ्रू द एंडोथेलियल सेल। तो इसीलिए इस मैकेनिज्म का नाम रखा गया है ट्रांससाइटोसिस। एक ये मैकेनिज्म हो गया। और
तो ये जो चैनल्स बन रहे हैं ना, चैनल्स बोलो या मैकेनिज्म जो है ट्रांससाइटोसिस का, तो अगर ये पूछें कि किस ऑर्गेनेल के थ्रू ये हो रहा है, एंडोथेलियल के पास ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जो इसको प्रमोट कर सकता है, तो इसको हम लोग वीवी ऑर्गेनेल बोलते हैं। वीवी मतलब वेसिक्यूलो वैक्यूलर, वेसिक्यूलो वैक्यूलर, ठीक है। वीवी ऑर्गेनेल के थ्रू ये काम करता है ट्रांससाइटोसिस। उसके बाद कुछ एंजियोजेनेसिस के थ्रू भी होता है, ठीक है। एंजियोजेनेसिस बेसिकली क्या है, एंजियो मतलब होता है ब्लड वेसल, जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन, तो न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन, ठीक है। न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन से क्या होगा कि अगर मैं एक क्रॉस सेक्शन बनाऊं ब्लड वेसल का, तो जो एंडोथेलियल लाइनिंग होती है वो अभी इमेच्योर होती है, ठीक है। जब भी नए नए ब्लड वेसल्स बनते हैं तो जो एंडोथेलियल लाइनिंग होती है, जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं, तो उनके थ्रू ऑलरेडी स्पेस अवेलेबल होती है बीच बीच में, तो वहाँ से ये प्लाज्मा फ्लूइड बाहर आ सकती है। तो इमेच्योर, मैं लिख देता हूँ, इमेच्योर ब्लड वेसल एक्ट्स लाइक लीकी चैनल्स, ठीक है। तो एंजियोजेनेसिस हेल्प्स इन द इंक्रीमेंट ऑफ वैस्कुलर परमिएबिलिटी। तो जो हमारा ट्रांससाइटोसिस और एंजियोजेनेसिस वाला पार्ट है ना, ये दोनों, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ट्रांससाइटोसिस एंड एंजियोजेनेसिस, ये जो दोनों हैं, इनको जो प्रमोट करा रहा है या फिर जो केमिकल मीडिएटर्स है जिनके थ्रू ये काम कर रहे हैं, तो दो हैं। एक तो अपना हिस्टामीन हो गया, ठीक है, हिस्टामीन तो आएगा ही आएगा, हिस्टामीन हो गया, और VEGF, ठीक है, हिस्टामीन एंड वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। तो histamine and vascular endothelial growth factor both help in the mechanism of transcytosis and angiogenesis, which in turn help in the increase of vascular permeability. But the most common mechanism for increment in vascular permeability is endothelial gap junctions या gap formation, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया कि वैस्कुलर इवेंट्स चार होते हैं, वेजोकंस्ट्रिक्शन, वेजोडाइलेशन, increment of vascular permeability and stasis. Which is the first event? Vasoconstriction. That's a reflex our body shows to avoid the progression of damage, ठीक है। Vasodilation is a response of the first stage. वो एक हेल्प करने वाला प्रोटेक्टिव पार्ट है वेजोडाइलेशन, क्योंकि वेजोकंस्ट्रिक्शन कर दिया तो भाई हमारे खुद के जो सेल्स है वो मर जाएंगे डिक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से, हाइपोक्सिया की वजह से, तो बॉडी तो रिवर्सल हो जाता है, वेजोडाइलेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हिस्टामिन और सेरोटोनिन नर्व एंडिंग से रिलीज होती है, वेजोडाइलेशन होता है। वेजोडाइलेशन जब होता है तो जाहिर बात है ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा, तो लोकली रेडनेस अवेलेबल होगी, टेम्परेचर, लोकल टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो हिस्टामिन था और जो हमारे अलग अलग केमिकल मेडिएटर्स हैं, उनको यूज करके क्या होगा कि एंडोथेलियल गैप फॉर्मेशंस बनेंगे, एंड दैट विल लीड टू ओजिंग आउट ऑफ प्लाज्मा फ्लूइड, बिकॉज वी नीड टू गेट रिड ऑफ द अटैकिंग एंटीजन, तो दैट विल हेल्प अस, ठीक। उसके बाद चौथा फेज है स्टेसिस। अब जाहिर बात है प्लाज्मा फ्लूइड कंपार्टमेंट से निकालोगे ब्लड के कंपार्टमेंट से, तो जाहिर बात है आरबीसी की कंसंट्रेशन बढ़ेंगी, तो इसीलिए इन्फेक्शन में कभी कभी हेमाटोग्रिट बढ़ भी सकता है आपका, तो दैट्स अ नॉर्मल थिंग। अब यहाँ से हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिराइव कर सकते हैं कि हाँ, जैसे हेमाटोग्रिट कैन इंक्रीज, ठीक। आप जब टेस्ट कराओ, रिपोर्ट करवाओगे और सेप्सिस हो रहा है, तो उनका हेमाटोक्रिट बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ द लास्ट स्टेज, फ्लूइड बाहर यूज आउट कर रही है, आरबीसी की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। बट ये गलत होगा बोलना कि आरबीसी के नंबर बढ़ गए, आरबीसी उतना ही है, मैंने प्लाज्मा फ्लूइड निकाल लिया, तो इसलिए आरबीसी गेट्स कंसंट्रेटेड पर यूनिट वॉल्यूम। तो आई होप आप लोग को वैस्कुलर इवेंट समझ में आ गए। इन्फ्लेमेशन के आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से सेलुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि अब हमारा मोटिव क्या है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में जो एंटीजन बैठा हुआ है उसको वहां से एलिमिनेट करना है। तो अब सारे जो हमारे इम्यूनिटी के सेल्स हैं, जो डिफेंडर वाले सेल्स हैं, ठीक है, आर्मी वाले सेल्स हैं, सोल्जर्स जो हैं, वो तो ब्लड वेसल के अंदर फ्लो कर रहे हैं, उन्हें बाहर निकालना है, इसीलिए वैस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज करनी पड़ रही है मुझे। अब हम लोग सेलुलर पाथवेज देखेंगे, सेलुलर इवेंट्स देखेंगे, वो होते हैं 7, वैस्कुलर इवेंट्स होते हैं 4।